वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 और 2021 की जो इनकी कन्वोकेशन हुई थी, जो दावोस में इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स आए थे, अलग अलग स्टेट के। यहाँ के लीडर भी गए थे, यूपी के लीडर भी गए थे, बंगाल के भी गए थे, और स्टेट के लीडर्स भी गए, झारखंड के भी गए, अमेरिका के भी गए। और तो स्विट्जरलैंड में इकट्ठा होते हैं ये। इन लोगों ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना जो गुंडों का जो अड्डा बनाया हुआ है वो दावोस में बनाया हुआ है। और उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में वहां कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं आपके सामने ओपन मीडिया में, वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने वो ये तय किया हुआ है कि जो भी कहेंगे, जो भी बताएंगे, वो यानी जो भी करेंगे बताकर करेंगे। ये उन लोगों ने पहले से तय किया हुआ है। तो अब वो स्टेज से आपको बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू मेक हैकेबल ह्यूमन, या टू मेक ह्यूमन हैकेबल। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि हम इंसान के दिमाग को हैक करने की टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, और नैनो रोबोट्स की शक्ल में वो रोबोट्स, यानी नैनो रोबोट्स, बिल्कुल नैनो का मतलब क्या है कि जो वैक्सीन का जो मॉलिक्यूल है उससे भी छोटा। इसका मतलब है कि इस माइक्रोस्कोप में वैक्सीन वाला मॉलिक्यूल दिख जाएगा, लेकिन वो वाला नहीं दिखाई देगा, उसके लिए और बड़ा मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नैनो बोट्स उस वैक्सीन के अंदर डाल के, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के अंदर उन्होंने डाल दी है। वो नैनो टेक्नोलॉजी सेल्फ रेप्लिकेबल है, अपने आप रेप्लिकेट कर लेगी। यानी जैसे कोई कीड़ा अंडे देता है, बच्चे देता है, और वो बढ़ा लेता है अपने आप को, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी के सेल का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ कर सकती है भीतर शरीर के अंदर। यानी वो जब चाहें उन आदमी को टपका सकते हैं जिस व्यक्ति के अंदर वैक्सीन पड़ी हुई है, जब चाहें। सिर्फ एक ही कंडीशन है उसके लिए, एक ही चीज चाहिए, 5G का नेटवर्क। 5G का टावर पास में खड़ा हो, 5G का टावर पास में हो, रेंज में आता हो 5G और 6G का, तो आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। जैसे ये इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम जब कोई भी शब्द बोलते हैं अपने मन में या जबान से, एक मन ही मन किसको याद करेंगे? गुरु नानक देव जी को याद करो, ठीक है? गुरु नानक देव जी याद किए। अब मुझे आप बताइए हाथ खड़ा करके, किस किस ने वो तस्वीर याद की जिसके पीछे वो चक्कर सा घूमता है? किस किस ने वो ये तस्वीर याद करी? इन लोगों ने तस्वीर याद करी। अब बाकी लोगों ने नहीं करी, क्योंकि उनके घर में जो पोस्टर था, या पिछली बार जो उन्होंने फोटो देखा था गुरु नानक देव जी का, उसके पीछे नहीं था वो आभा मंडल जो था, ठीक है ना? इसलिए उन्होंने याद नहीं की। यानी कि अब हुआ क्या, यहां से हो क्या रहा है? जैसे ही मैंने शब्द बोला गुरु नानक देव जी, आपके दिमाग में आया फोटो। यानी आपके दिमाग ने कैलकुलेशन किया कि मैंने लास्ट टाइम उनकी कौन सी फोटो देखी थी, और आपके दिमाग में वो फोटो आई कि नहीं आई? वो प्रोसेसिंग किया। कई बार आपने देखा होगा, किसी के घर जाते हो और उनके घर कुत्ता है, तो वो आदमी आपको क्या कहेगा? डरना मत, डरना मत, बस चुपचाप आ जाओ आराम से, बिना डरे। अब आपको वो क्यों कह रहा है डरना मत? क्योंकि कुत्ते की खासियत क्या है कि आपके दिमाग में जैसे ही डर आएगा, कुत्ते के भी वो डर, कुत्ता उस डर को सूंघ सकता है, कुत्ता उस डर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, देख सकता है। यानी कुत्ता भी डर जाता है साथ के साथ। इन दोनों बातों का मतलब क्या है कि आप कुछ भी सोचते हो, आपका दिमाग ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और जब आप चुप हो रहे हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, तब रिसीवर का काम करता है। समझे? जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इस कमरे के अंदर मौजूद है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, जितने टीवी के चैनल, जितने रेडियो के चैनल,
जितने नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क चाहे किसी भी कंपनी का हो, सारे यहाँ मौजूद हैं। हमें इन आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहे। रेडियो का चैनल है, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, वो सारे हैं यहाँ। रेडियो ऑन नहीं करोगे, जब तक उस चैनल पर ट्यून नहीं करोगे तब तक वो चैनल सुनाई नहीं देगा। समझे नहीं? रेडियो बटन दबा दिया, उसमें कुछ भी नहीं आएगा ना। जब कुछ भी नहीं आएगा तो क्या होगा? कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दो उस रेडियो को, तो उसी टाइम क्या होगा? वो जो उस चैनल से ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो सुनना चालू हो जाएगा। तो अब आपको अपना दिमाग ट्यून करना आता है? आता है? जैसे मेरे दिमाग रिसीवर के तौर पे काम करेगा, तो जो ये सोच रहा है ये भी आएगा, ये सोच रहा है ये भी आएगा। आप कहते हो ना यार मेरे दिमाग में विचार आते रहते हैं, असल में वो विचार आपके नहीं होते हैं। दूर बैठा कोई व्यक्ति, क्वांटम फिजिक्स में ये साबित हो गया है कि देयर इज ए टर्म विच इज नॉन एज क्वांटम एंटेंगलमेंट। एक तो टाइम ट्रेवल होता है, एक ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट होता है, और एक क्वांटम एंटेंगलमेंट होती है। यानी 10 गैलेक्सी दूर कोई पार्टिकल है, यदि वो आपकी फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस में आ जाएगा तो इमीडिएटली द मोमेंट यू थिंक, द मोमेंट यू चेंज, वो वहां पे बदलाव हो जाएगा। यानी आप यहां से ट्रांसमिट करो, वहां पता चल जाएगा। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, जब आप बिल्कुल सारे विचार त्याग कर केवल एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हो, उसी वक्त उस व्यक्ति की कॉल आ जाएगी। हुआ है किसी के साथ? हाँ, सारे विचार त्याग कर, जब आपके दिमाग में विचार कहीं चल रहे हैं, फिर आप फोन करोगे तो भी नहीं सुनता अगला बंदा। दिस इज ऑल ट्यूनिंग। मीन्स आप क्या सोचते हो ये आपको दिया जा सकता है। जब भी आप कुछ सोचते हो, हमारा ब्रेन कुछ वेव्स ट्रांसमिट करता है। किसी व्यक्ति को, किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी मशीन को वो वेव पढ़नी आती हो तो आपके बारे में ये बताया जा सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। और अब आपने ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा कि केवल दिमाग से सोचिए, बंदे को कॉल हो जाएगी। केवल मन में उसका नाम लीजिए कि कॉल करनी है, कॉल हो जाएगी। केवल आपको सोचना। और ये स्टीफन हॉपकिंस नाम का एक साइंटिस्ट आपके सामने था, वो व्हीलचेयर पे था परमानेंट, बोल नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था। उसके ने अपने ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। असल में वो एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट का नतीजा था। और बाद में उसको एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग जो इजराइल से जो इस गेम को खेलते हैं, और स्टीफन हॉपकिंस का नाम दे देते थे कि वो कर रहे हैं। असल में किसी भी दिमाग को इस लेवल पर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है कि आप जो सोच रहे हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाए। किस किस ने समझा है इस बात को? अभी तक देखा भी है, पता भी है, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, इतने सारे लोग हैं जो नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल हो चुका है। जब कोई डेटा इस ब्रेन से कंप्यूटर तक वायर के थ्रू जा सकता है, तो भैया वायरलेस भी जा सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो डेटा वायर से जा सकता है वो डेटा वायरलेस भी जा सकता है। तो आप जो सोचते हो वो कंप्यूटर को वायरलेसली पता लग सकता है, ये साबित हो चुका है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके यहाँ इस खोपड़ी में कुछ चल रहा हो और आसपास उसको रिसीव करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो आपके यहाँ क्या चल रहा है उसकी तस्वीर आ सकती है। अब बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं उन्हीं सीढ़ियों से
नीचे भी आया जा सकता है। जो जींद से चंडीगढ़ जाने का रास्ता है, चंडीगढ़ से जींद आने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया दूसरे रास्ते का भी सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका मोबाइल आपकी सारी जानकारी उसको दे रहा है, सिस्टम को दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि सिस्टम आपको जो चाहे जानकारी दे सकता है। सही के गलत? तो आपके दिमाग को ये मोबाइल पकड़ सकता है, मोबाइल आपके दिमाग को पकड़ सकता है। आपने सोचा जूते खरीदने हैं, उसी मोमेंट, अगले ही मोमेंट आपको गाड़ी में बैठते जूते दिखने चालू हो जाएंगे। आपने कोई बात करी अपने दोस्तों के साथ, यार मुझे कुछ ऐसा होटल चाहिए, होटल की खबरें आने लग जाएंगी। मीन्स आपने जो सोचा वो कंप्यूटर ने पकड़ लिया, मोबाइल ने पकड़ लिया। तो कंप्यूटर जो देना चाहता है दिमाग भी तो पकड़ेगा। नहीं समझे? तो आप गुस्से में होते हो तब कैसी वेव निकलती हैं, जब आप प्रेम में होते हो तो कैसी वेव निकलती हैं, जब आप उत्तेजना में होते हो तो कैसी वेव निकलती है। यदि इन वेव की कैलकुलेशन किसी साइंटिस्ट ने कर रखी हो तो आपके ब्रेन को किसी भी तरह की वेव दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। तो आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है, आपको वासना में डाला जा सकता है, आपको भूख लगाई जा सकती है, आपके भीतर किसी चीज की तड़प पैदा की जा सकती है, आप लोगों को प्रेम में डाला जा सकता है, आपको अपनी हत्या, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, आपको अपने पूरे परिवार को काटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आपने कई सारी खबरें देखी होंगी कि रात को नॉर्मल सी बात पर कहा सुनी हुई थी और रात में ही बाप ने कुल्हाड़ी से अपने दोनों बच्चों को काट दिया और पत्नी को भी। यही खबरें आपने जब ब्लू व्हेल, जब वीडियो गेम आया था, बच्चों का गेम आया था, बच्चों की हरकतें भी ऐसी देखी होंगी कि आपने, उन बच्चों ने वो आत्महत्याएं कर ली थी। समझे? मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, ये लोग वो तय कर सकते हैं जिनके पास इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और आपकी जेब में मोबाइल है कि नहीं? यानी आप क्या सोचेंगे, आप कभी चैन से ना रह पाओ, आप कभी भी शांति से अपने दिमाग को खाली ना कर पाओ, आप उस परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने आप को अवेलेबल ना कर पाओ, इसके लिए वो आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल पर लगातार इस तरह की वेव देते रहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, जबकि ऐसा सोचने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। वो आपका पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो देख रहा है कि इस आदमी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, यह आदमी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार करता है जब भी बात करता है, यह आदमी ऐसी भावना में है। जो व्यक्ति ऐसी भावना में है उसके सामने वैसी ही वीडियो आएंगी ताकि उसकी वो भावना और मजबूत हो सके। 9886 गाड़ी नंबर है भाई, दिल्ली नंबर है, गाड़ी बाहर है, साइड करनी है प्लीज। तो मोबाइल की इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस आप में से किसके पास है? टेक्नोलॉजी का एक्सेस जॉन हॉपकिंस बैठा है, अच्छा इधर वीडियो बना रहा है, मैंने सोचा हाथ खड़ा कर रहा है बना रहा था वीडियो, मैंने सोचा जॉन हॉपकिंस बैठा है हमारे बीच। वेल, हमारे यहां तो अब सवाल नहीं देना किसी ने मुझे भाई, जो देना है अपने एसटीएल को दो और अपने पास रखो। अब सवाल का टाइम गया और वो सवाल है वही नहीं पूरे हुए जो उनसे पहले आ रहे हैं। दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, चिंता नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना? मतलब चाहे मुझे वीडियो बना के देना पड़े, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि आपके सवालों के जवाब कब दूंगा, कितने बजे दूंगा, तो आप आ सकते हैं उस वक्त लाइव उस वीडियो में। मेरा ये कहने का मतलब था कि कंप्यूटर कैसे बना, चिप में क्या क्या है, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, क्या इसका पेटेंट यहूदियों के अलावा किसी के पास है? नहीं है। नहीं है तो इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को कुछ पता है? नहीं।
आपके आसपास कोई मोबाइल की रिपेयर करने वाला आदमी अगर होगा ना, उसे सिर्फ एक ही काम आता है मोबाइल रिपेयरिंग में, कि जौन सा पार्ट खराब है वो निकाल के कैसे डालना है, बस। इसके अलावा दूसरा काम मोबाइल रिपेयरिंग में उसको नहीं आता है। तो उसे भी मोबाइल के काम करने के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अंदर की टेक्नोलॉजी के बारे में केवल उनको पता है, और हम लोग उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, जो शैतानी एजेंडा है, जिसका काम केवल और केवल आपके समाज को मैनिपुलेट करना है, आपकी अगली पीढ़ियों को बर्बाद करना है, जिसका पर्पस केवल एक ही है कि अगली पीढ़ी को उस रास्ते पर लेकर जाना है जिस रास्ते पर वो लेके जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर नहीं जिस पर हम लेकर जाना चाहते हैं, जिस पर हमारा भारत टिका है, उससे दूर करना पर्पस है। इसीलिए हमारे बच्चे गाँव में रहना नहीं चाहते, खेती करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, पैसा बिना मेहनत के चाहिए, नाम बिना मेहनत के चाहिए, अपराधों की तरफ जल्दी जाएंगे, अश्लीलता की तरफ जल्दी मुड़ेंगे, इसीलिए परिवार से टूटे रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहेंगे, इसीलिए अलग रहना चाहेंगे। वो अपने उस जगह से नफरत करेंगे जिस जगह पर पैदा हुए हैं, जहां उनकी जड़ें हैं। ये सारा का सारा विचार दिया हुआ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि मुझे इतना पक्का कन्फर्म है कि आप क्या सोचोगे ये मोबाइल तय कर सकता है, ये मुझे मालूम है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि यहां से बटन दबेगा, उसके मोबाइल में ऐसी तरंगे आएंगी कि वो अपने आप अचानक से झटका लगेगा उसे पता भी नहीं है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसे पता भी नहीं है कि उसके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता है। आप देख रहे हो ना कितने सारे लोग, आप में से जिसकी पत्नियां इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लगी हुई है, सबके घरों में ऐसी टुच्ची सी बातों पे झगड़े होते हैं जिनका कोई मोल नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत ही मतलब हमें लगता है, झगड़ा होने के बाद हमें लगता है यार ये वाली बात पे हमने इतना बड़ा झगड़ा करने की जरूरत क्या थी, पर ये सारा का सारा योजना का हिस्सा। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आप शुरुआत करेंगे बिना मोबाइल के कैसे जीना है। तो आपको बिना मोबाइल के जीने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो, यदि आप अपने परिवार से वापस जुड़ना चाहते हो, तो मोबाइल को केवल और केवल इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत होइए। मोबाइल का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि पॉकेट में नहीं डालना, झोले में डाल के रखो। ऑन करके नहीं रखना, साइलेंट करके रखो। साइलेंट करने का क्या मतलब है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, सोच कर देखो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक वो जेब में पड़ा हुआ है, वाइब्रेशन करने लग गया, बोलने लग गया, बाइक रोकोगे, हेलमेट उतारोगे, फोन निकालोगे, दिमाग में क्या मतलब है ये बात है, ऐसे ऐसे करके गुस्सा करके करोगे, गुस्सा हो जाएगा, फोन जेब में रखोगे, गुस्सा आ जाएगा, फिर गुस्से में गाड़ी चलाओगे, ठा है, क्योंकि वो मोबाइल आपको मैनिपुलेट। बोल की कोशिश कीजिए, जब आप ड्राइव कर रहे हो बंद कर लो उसको। किसी का भी फोन आ रहा है, आता रहेगा यार, क्या आग लगी पड़ी है, डॉक्टर तो हो नहीं हो कि आपको फोन पे इलाज करना है अगले बंदे का, है? ऐसे तो आप इतने बड़े तो 30 मार खा भी नहीं है। मोर्चे की ट्रेनिंग में आए तो सारे मेरे जैसे ही हैं, किसी के पल्ले कुछ नहीं है कि नहीं? तो जब कुछ है ही नहीं, जब हम किसी के लायक ही नहीं है, खाम खाई सबसे लड़के आए हैं, कम से कम ड्राइव करते हुए मोबाइल बंद कर लो, ताकि उस वक्त तो चैन से रहे। सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो कि ये सोने का टाइम है, ये मोबाइल का नहीं है। और उठने के कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तक मोबाइल को टच नहीं करना, उठने का टच भी नहीं करना, क्योंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलने वाली हर वो चीज जिसमें मैग्नेट है, वो आपके शरीर के मैग्नेट को डिस्टॉर्ट करती है, खराब करती है, आपको बीमार करती है, आपका बुरा हाल करती है। तो जो भी चीज में मोटर है, मोटर वो अगर आपके आसपास है, तो आपका शरीर डेली बीमार हो रहा है।
पंखे की मोटर, कूलर की मोटर, एसी की मोटर, गंडासे की मोटर, चाकी की मोटर, एग्जॉस्ट फैन की मोटर, वॉशिंग मशीन की मोटर, और क्या रह गया, जो भी है। यानी जहां से बिजली की तारें गुजरती है, बिजली की तार जहां से गुजर रही है, साइंस पढ़ी है 10वीं तक किसी ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक शब्द होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक शब्द होता है। ये तार है, अगर मान लो इस तार में से जब बिजली गुजरती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेट बनता है। वो मैग्नेट उसका फील्ड होता है, जितना ज्यादा जितनी बिजली होगी उसके आसपास उसका फील्ड होगा। तो तार के आसपास भी बैठोगे, तार के आसपास सोओगे। हमने तो अपने बेडरूम में अपने बेड के पास वो लगा रखे हैं प्लग मोबाइल चार्जिंग के, और ये सारा का सारा डिजाइन उनका दिया हुआ है, भारत का नहीं है। विकास के नाम पे हमको कचरा फेंक दिया उन्होंने, दे दिया, और हमें पता ही नहीं चला। अब मैं तो मतलब कैसे कहूंगा कि आपको क्या करना है। राजस्थान गया मैं, जैसे अभी मेरे पास एक सवाल है, भाई बहुत से लोगों के घर जो हैं वो पक्के हो गए हैं, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कैसे करें। मैं राजस्थान जब गया तो वहाँ मैंने कुछ लोग ऐसे मिले मुझे, अपने मोर्चे की विचारधारा से मिले हुए। तो ऐसे ही मीटिंग बैठी थी, मीटिंग में मैंने कहा कि आप में से कितने लोगों के ने नए घर बना लिए हैं, तो लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास नया और पुराना दोनों घर है यहाँ कोई बैठा जिसके पास पुराना घर अपने बाप दादाओं वाला और नया भी हो? ये है। अब मुझे ऐसा बताओ, एक बार खड़े हो सारे के सारे, जितने हैं सारे नहीं, जिन लोगों के पास नया और पुराना दोनों घर हैं वो खड़े हो जाओ। इनके पास अपने बाप दादाओं का बनाया हुआ नया और पुराना दोनों घर है। अब इनमें से वो बंदा हाथ खड़ा करो जिसको नए में ज्यादा मजा आता है और पुराने में नहीं, नए वाले में जिसको ज्यादा मजा आता है। ये देखो जरा गौर से, इनके पास पुराना और नया दोनों मकान हैं और इनको नए वाले में किसी को नहीं। वो हाथ खड़ा करो जिसको पुराने में ज्यादा मजा आता है, जिनके बच्चों को पुराने वाले में ज्यादा मजा आता है। अब देखो इन्होंने, बैठो आप, इन्होंने मजा ना लेने के लिए नया घर बनाया है। देखो ये हमारी मूर्खता की हद है। इनको नया मकान बनाना पड़ा क्योंकि आपने समाज में ऐसा बना दिया कि पक्का मकान नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर गरीबी का ठप्पा लग जाएगा। अरे कहना ही चालू कर दो, हम तो गरीब हैं भाई, नहीं है हमारे पास कुछ, बात खत्म, ले खत्म, मेरे पास नहीं है कुछ, मैं नहीं हूं आपके काबिल। अब बताओ मुझे, आप इंसान के तौर पर एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? यार इतना करने में क्या जाता है, छोड़ दो अपने आप को ना। क्यों दिखाना है, क्या साबित करना चाहते हो और क्या साबित कर लोगे? कितने पैसे में अमीर गिने जाओगे अगर इसका हिसाब लगाओगे? बिल गेट्स आज तक अमीर नहीं हो पाया, गौतम अडानी आज तक अमीर नहीं हो पाया, स्टीव जॉब्स अमीर नहीं हो पाया, और कमा रहे हैं, और चाहिए उनको, अमीर हो ही नहीं पाए वो आज तक। रोज का 10,000 20,000 करोड़ रुपया कमाने वाला भी अमीर नहीं हो पाया। आप कितने अमीर हो जाओगे फिर बताओ? कितना ही कमा लेना काफी नहीं होना है। अपर की कोई लिमिट नहीं, नीचे की लिमिट है कि भैया इतना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। भैया पढ़ाई के लिए पैसा नहीं चाहिए, मास्टर चाहिए, और क्या पढ़ाना है वो सिलेबस चाहिए। क्या बात करते हो यार, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं चाहिए यार, उन कचरा स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, वो गंदगी वाले स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। हेल्थ के लिए पैसा नहीं चाहिए, हेल्दी रहने के लिए सही भोजन, पौष्टिक भोजन, टॉक्सिन को बाहर निकालना, दो ही चीजों की वजह से बीमार पड़ते हैं, या तो पोषक तत्वों की कमी से या फिर टॉक्सिन्स की अधिकता से। टॉक्सिन को निकालना आना चाहिए और पोषक तत्व लेने आने चाहिए, मतलब ही नहीं है कोई बीमार पड़ जाएगा यार। और वही दोनों तरीके तो सीखने, और ये सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए। वो जो बंदा सिखा रहा है वो सारा दिन आपके पास बैठा है, उसको मदद करने के लिए भी अनाज चाहिए, उसके भी बच्चों को पढ़ाने वाला मिल जाए, नहीं लेगा आपसे पैसे। भाई जो आपको स्वस्थ रख रहा है उसके बच्चे की पढ़ाई हो जाए, उसको अनाज मिल जाए, उसको घर मिल जाए, उसको इज्जत मिल जाए, उसने स्टेसी करनी क्या पैसे की?
आप बताओ, पैसा कमा रहे हो, इज्जत के लिए कमा रहे हो ना, खाली घर दिखा रहे हो? अरे हमारे घर का मुहूर्त रखा है, आइएगा। घर के मुहूर्त से कुछ नहीं रोना, पड़ोसियों के पिछवाड़े जलाने हैं कि देखो तुमसे बड़ा बना लिया, है ना। हमको दूसरों को दिखाना है कि देखो हमने ये घर बनाया है। हमें रहने के लिए घर नहीं बनाया, हमने दिखाने के लिए घर बनाया है। ये स्ट्रेटजी है, ये गलती है, ये गड़बड़ है कि हम लोग जो पहन रहे हैं वो अपने शरीर के कंफर्ट के लिए नहीं पहन रहे, हमें शरीर को ऊर्जा मिले इसके लिए नहीं पहन रहे। हम जो पहन रहे हैं इसलिए पहन रहे हैं कि कैसा दिखता हूं। घर में से शीशे तोड़ दो सारे के सारे, अपने शीशे अपने संदूक के अंदर बंद कर दो, मजाल ही नहीं, आप गंदे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आंखों में शक्ल दिखती ही नहीं कैसा दिखता हूं मैं। आदमी देख ही नहीं सकता अपने आप को, और कोई आदमी अच्छा और कोई आदमी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुंदरता का पैमाना वो है ही नहीं जैसे आप दिखते हो। सुंदरता का पैमाना वो नहीं है जो आप दिख रहे हो। तो आप दिखने पर इतना जोर काहे को लगा रहे हो भाई, जब वो सुंदरता का पैमाना ही नहीं है। तो कैसे कपड़े पहने हैं ये सिर्फ गंदे आदमी देखते हैं, जिनकी सोच गंदी होती है ना, वो आदमी के कपड़े देख करके हिसाब लगाता है कि सामने वाला अच्छा है कि बुरा है। मैं नहीं नहाया हूं मान लो 3 दिन से, क्या फर्क पड़ता है? मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं नहाने का नुकसान तो मुझे भुगतना पड़ेगा। आपको क्या नुकसान हो सकता है? ज्यादा ज्यादा बांस आएगी ना, थोड़ा दूर बैठ जाओ जहां बांस आनी बंद हो जाए, लेकिन इज्जत तो करो यार, आदमी तो हूं, है। इसमें तो बहुत सिंपल सा फंडा है। जो बिना मतलब की चीजें हमने अपने दिमाग के अंदर, अपनी खोपड़ी के अंदर भर रखी है ना, वो अपने को निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग कंट्रोल कर जाएंगे सारा का सारा खेल। तो वो जो मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा, मैंने आपको कहा कि मोबाइल को डिटॉक्स करने का तरीका, स्क्रीन का डिटॉक्स चालू करो। मोबाइल पर अगर फेसबुक देख रहे हो, नाम सर्च करो कि मुझे फेसबुक पर 3 लोगों का ढूंढना है, कि मुझे 3 लोगों को सुनना है, 30 को सुनना है, चाहे 50 को सुनना हो, उनका नाम सर्च करो, उनको ढूंढो, देखो, देख करके बंद कर दो, अपडेट आया है कि नहीं आया है। यूट्यूब देखना चाहते हो, यूट्यूब पर भी ऐसे ही अपडेट देखो और बंद कर दो। यहां तक काम कर रहे हो तो सही है, परंतु यदि मोबाइल खोल लिया, उंगली मारी, फिर आगे उंगली मारी, फिर आगे उंगली मारी और मारते रहे, ये सबसे घटिया लोगों का काम है। फेसबुक कौन चलाता है पता है? सारा दिन फेसबुक सिर्फ वो लोग चलाते हैं जिनको दूसरों के घरों में झांकने की आदत है। उसके यहाँ क्या हो रहा है, वो कहाँ गया हुआ है, वो क्या है, वो क्या है, सबको देखना है उसने, वही देखते हैं ना फेसबुक ज़्यादा। इंस्टाग्राम कौन देख रहा है? जो थोड़े शोशेबाजी ज़्यादा कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम देख रहे हैं। यही हो रहा है ना। यूट्यूब पे कौन है चला के छोड़ रहा है? जिसको लग रहा है यूट्यूब से ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक इस दिमाग को खाली नहीं करोगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं जो आपको बता रहा हूं ये जानकारियां हैं। कोई लोग होता है जो आपकी मीटिंग में आके बड़ा ज्ञान मिला, ज्ञान नहीं है, ये जानकारियां हैं। जितनी भी बातें मैंने दी वो सब जानकारियां हैं। ज्ञान वहां से आता है, ऊपर से। और वो ज्ञान कब आता है? जब दिमाग खाली करना आता हो। भरे हुए बर्तन में कुछ भी नहीं आएगा। पहले ये खोपड़ी खाली करो, पहले अपने आप को मारो, पहले अपने आप को जिंदा शहीद मानो। जब आपको किसी व्यक्ति को दिखाने की, द बेस्ट मूवमेंट क्या होता है किसी भी इंसान का? कैन यू इमेजिन? आदमी सबसे ज्यादा खुश क्या होता है? सबसे ज्यादा आनंद की स्थिति कब होती है? सबसे ज्यादा मस्ती कब होती है? जब उसे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, जब उसको किसी के अच्छा या बुरा कहने से फर्क नहीं पड़ता, जब उसको कुछ नहीं चाहिए, जब वो सिर्फ देना जानता है, जब वो सबका अच्छा करना चाह रहा है,
जब वो सबके लिए भला सोच रहा है, जब उसने सबको माफ़ कर दिया है, जब वो सबसे माफ़ी मांग चुका है, जब वो बिल्कुल खाली हो चुका है, उस वक्त वो परम आनंद की स्थिति में होता है, क्योंकि तब वो खाली होता है। केवल खाली आदमी ही सुखी होता है। केवल और केवल खाली आदमी सुखी होता है। जिसको कुछ भी चाहिए वो सुखी नहीं हो सकता। जिसको कुछ और पाना है वो सुखी नहीं हो सकता। जिसका कुछ लुट सकता है वो सुखी नहीं हो सकता। उस पोजीशन पर ले आओ कि कोई चोरी करके ले गया तो उसको ज्यादा जरूरत होगी भैया, बात खत्म है, तो आप सुखी रहेंगे। क्योंकि सफिशिएंट कभी नहीं होने वाला, सफिशिएंट कभी नहीं होने वाला। और आपने इस पोजीशन को पा लिया कि जो है वो सफिशिएंट है। जिस हाल में परमात्मा रख रहा है उसका रीजन है। किसी घर में पैदा किया है उसका कारण है। किसी तरह का पैदा किया है, किसी माहौल में पैदा किया है, किसी समय में पैदा किया है, किसी जगह पर पैदा किया है, उसका कारण है। तो जिसने बनाया है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उसके पास कारण हो सकता है। आपकी और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ये जान सकें कि उसने वो क्यों बनाया होगा, क्यों हमको वहां पैदा किया होगा। हमारा तो एक ही काम है कि ठीक है तू पावरफुल है, तेरे आगे किसी की चलनी है नहीं, वैसे भी कुछ होना नहीं, तो ठीक है जो तजहाँ जो तुझे पैदा किया, जो तुम्हें दिया मंजूर है, जाओ तेरी रजा में हम रजा, बात खत्म, बात ठीक, तेरी मर्जी। तो नहीं चाहता ये काम होना। अब हम ट्रेनिंग में आते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं होगा। अरे नहीं होगा, हमको कुछ करना ही नहीं, ये लोग सारे रूठ जाएं, हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं आपको जोड़ने आया ही नहीं था अपने साथ, मैं तो आपको आपके साथ जोड़ने आया था। किसी को एक भी मित्र मिल गया हो, मेरा टारगेट पूरा है। किस किस को नया आदमी मिला यहाँ, किस किस को मिला नया आदमी, नए दोस्त, दोस्त आदमी नहीं। वो कहते ये देवेंद्र बलारा का आदमी है। मैं कहा ओए देवेंद्र बलारा किसी की औरत नहीं है, देवेंद्र का आदमी कोई नहीं हो सकता। तो जी एक क्वेश्चन भाई ने पूछा है, बीच बीच में आता रहेगा बम्बार्डमेंट। प्रकृति ने मुझे किस काम के लिए बनाया है, कैसे पहचाने। मैंने एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए बोला है, जिसके पास नहीं आई है नोट करो, 95 18 17 00 00 पर मैसेज करना है कि मुझे एजुकेशन की ट्रेनिंग चाहिए। आपको किस काम के लिए पैदा किया है, आपके बच्चों को किस काम के लिए पैदा किया है, आपके परिवार में सुख शांति कैसे होगी, आपके समाज में 100% रोजगार कैसे मिलेगा, आपका गांव क्यों आपकी बात नहीं मानता है, आपका गांव आपकी बात कैसे मानेगा, इस सारे सवालों का जवाब उस एजुकेशन की ट्रेनिंग में है, जिसके लिए ना आपको कोई पैसा देना है, जिसके लिए ना किसी ट्रेनिंग में जाना है, केवल घर पर बैठकर करनी है। वो जो आदमी पूरी कर लेगा वैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, उसको फिर मैं बुलाऊंगा कॉल करके, आराम से बैठकर उससे आगे की बात करने के लिए, लेकिन वहां तक की बात घर पे बैठ के करनी होगी आप, ठीक है ना। वो 12-13 घंटे अपने घर पे लगाओ, उसके बाद मेरे से जितना सवाल पूछना चाहते हो आमने सामने बैठकर पूछ सकते हो। रॉ व्यक्ति को बताना चालू करूंगा, वही बातें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आगे क्वेश्चन है, जो हम सच सही को एक्सपोज कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जितना हम एक्सपोज करेंगे उतना स्पीड से वो लोग कंट्रोल करेंगे। जैसे पहाड़ी को रोकने पे बैक डोर से वो कर दिया। एक्सपोज किए बिना, देखो खुलकर बोले बिना आप समाज से उन लोगों को नहीं निकाल सकते जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसा भी कह देंगे कि देवेंद्र बलारा की ड्यूटी लगी है देश में से सारे क्रांतिकारियों को एक जगह इकट्ठे कर दो ताकि एक जगह बम मार के सारों को इकट्ठा मार दिया जाए है। अब भैया ऐसे मंदबुद्धि लोगों की बात का क्या जवाब दे सकते हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं बनता। और इसीलिए कहीं कोई इकट्ठा होकर के आपको बम से ना उड़ा दे, इसलिए मैं ये कहता हूँ अपने अपने गाँव में कर लेना भैया। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अपने अपने गांव पे काम करना, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अपने गांव पे काम करना है आपको, देवेंद्र को मजबूत करना ही नहीं है। और भैया वो तो एक्सप्लॉइट करने पे लगे पड़े हैं, ये आपकी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जंगल काटने हैं, उनको अरावली कब्जा करना है, उनको ये जगह ऐसी बनानी है कि रहने लायक ना रहे।
तभी आप लोग यहां से विस्थापित होगे। विस्थापित होते ही आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि आप माइग्रेटेड हो। माइग्रेटेड आदमी का कोई अधिकार नहीं होता। इस धरती पर अधिकार इस देश के नेटिव लोगों का है, जहां उनके बाप दादा रहते थे। आप केवल वहां मजबूत हो जहां आपके दादा पैदा हुए, जहां उनके दादा पैदा हुए। इसीलिए आपकी मूल जगह ही आपकी जगह है। वहां से विस्थापित होने के बाद आप कहीं के नहीं रहोगे। और इस चीज को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में विस्थापन जारी है। बिहार वाले यहाँ आ रहे हैं, यहाँ वाले बिहार जा रहे हैं, यूपी वाले बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर वाले राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान वाले मुंबई जा रहे हैं। बाकी जिनको कहीं जाने की जगह ना मिले वो कनाडा जा रहे हैं, बाकी जगह ना मिले अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका वाले कनाडा जा रहे हैं, कनाडा वाले मैक्सिको जा रहे हैं, मैक्सिको वाले फलानी ढिमकानी, जिसको जहाँ जगह मिल रही वहाँ जा रहे। अपनी मूल जगह पर नहीं रह रहे। मूल जगह से भगाना ही पर्पज है, क्योंकि मूल जगह से भागते ही आपकी कोई औकात नहीं मच्छर के अलावा। जहां आप पैदा हुए हो वहां आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। इसलिए यदि आपको कुछ बचाना है तो देश बचाने से पहले वो गांव बचा लो जहां पैदा हुए हो। बस उस जगह को रहने लायक बनाना है अपने को। उस जगह से डंपिंग यार्ड को भगाना है। उस जगह पर देखोगे कचरे के नाम पर जुलाना में यहां निकलोगे ना आगे तक कोई कचरा नहीं मिलेगा आपको। मिट्टी मिलेगी, घास फूस के कण मिलेंगे, वो लकड़ी मिलेगी, वो कचरा होता ही नहीं। कचरा क्या है? सिर्फ पॉलिथीन, सिर्फ पॉलिथीन, सिर्फ पॉलिथीन। और ये कचरा हम नहीं बनाते हैं, देश की जनता नहीं बनाती है। पॉलिथीन हम नहीं बनाते हैं, उनको फैक्ट्रियां बनाती है। और फैक्ट्रियों को बनाने का लाइसेंस ये हरामखोर कुत्ते देते हैं जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं। तो हमारी गलती नहीं है अगर पोल्यूशन हो रहा है तो। गाड़ियां बनाने की परमिशन उन हरामियों ने दी है, रिसर्च पर काम उन्होंने नहीं किया है। अब इथेनॉल का कचरा चालू कर दिया है इस इथेनॉल आचार्य ने। इथेनॉल आचार्य को जानते हो ना, जिसके बेटे की पार्टनरशिप है भारतमाला के सारे प्रोजेक्ट में अडानी के साथ। गदगड़ी के सारे टोल की कमाई दिन रात ऐसे लूटने पे लगा पड़ा है हरामी। और इथेनॉल के नाम पर पूरे देश की सारी गाड़ियों को बर्बाद करना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बर्बाद होंगी तो ही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में किल स्विच भी है, उसको वहीं दूर से बैठ के उड़ाने का भी, बम से उड़ान, बम के जैसा चलता फिरता बम है इलेक्ट्रिक व्हीकल। गलती मत कर लेना, ये मोबाइल जो आपकी जेब में ये चलता फिरता बम है। जब चाहे उड़ा सकते हैं इसको, जब चाहे वहां से। आपने देखा नहीं कुछ दिन पहले अलर्ट आया था ना, एक वार्निंग वाला, अपने आप से वाइब्रेट कर रहा था। मतलब सारा कंट्रोल उनके पास है इसका। वो जब चाहे इसको गर्म करने वाला, ठंडा होने वाला बना सकते हैं। तो आपने कई सारे केस देखे होंगे, चार्जिंग पे लगा लगा ब्लास्ट हो गया, बात करते करते ब्लास्ट हो गया, ऐसे ही रखा रखा ब्लास्ट हो गया। वो चेकिंग करते हैं वहां से कभी कभी। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन का और इसका इजराइल का युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कोई युद्ध नहीं है, ये जो देश छोटा है उसके लोगों को टारगेट करके मारने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वहां से लोगों को कैप्चर करके लेके जाएंगे, वहां से लड़कियों को उठाएंगे, वहां से बच्चों को उठाएंगे। उन बच्चों पर अगले 20 साल एक्सपेरिमेंट चलेंगे, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट चलेंगे, उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट चलेंगे, उनके जेनेटिकल थेरेपी चलेगी, सब कुछ चलेगा। कभी नहीं सोचते हो कि युद्ध होते हैं, युद्ध नहीं होते हैं ये। इसलिए देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि ये हमारे नाम पर युद्ध नहीं होगा, ये कोई युद्ध नहीं होगा, किसी देश के साथ नहीं होगा, हमको नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता, भारत का कोई व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि सेना में हमारे बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे नहीं हैं हरामियों के। ये हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमको इस्तेमाल होने से मना करना पड़ेगा। किसानों को, अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा कि आर्मी को खड़ा होना पड़ेगा, आर्मी को यह बताना पड़ेगा कि तुम्हारा अननेसेसरी का नौटंकी नहीं चलेगा। आर्मी के नाम पर कितनी धांधली करते हैं। आर्मी का कोई साथी यहाँ बैठा है क्या रिटायर्ड बैठा है तो इनसे पूछ लेना अकेले में। ओपनली बोलना इनको अलाउड नहीं है, वरना भीतर कर देंगे। जितना करप्शन आर्मी के अंदर है किसी भी महकमे में नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? इतना करप्ट, सबसे करप्ट महकमा है ये। और हम जैसे लोग आर्मी के नाम पर बोल देंगे तो इनके ऑनलाइन की सेना जो है वो चढ़ाई कर देगी, हमको देशद्रोही घोषित कर देगी।
वो क्योंकि अंदर के करप्शन को बाहर उजागर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बेल्ट वाली नौकरी में आदमी बाहर बोल नहीं सकता सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ईमानदार आदमी वहां मरता रहता है, अपनी आत्मा को रोज मार कर मरता है। हर आदमी वहां पर बैठा हुआ, सब के सब, और जितने युद्धों के सामान के नाम पर घपले होते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक मैस के अंदर खाने के नाम पर घपले होते हैं, पेट्रोल डीजल के नाम पर घपले होते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग के नाम पर घपले होते हैं, गाड़ी की खरीद फरोख्त में घपले होते हैं, टायर बदलवाने के नाम पर घपले, पंचर लवाने के नाम पर घपले, छोटे से छोटी बड़ी से बड़े हर काम के अंदर घपला, पार्टनरशिप और उनका वो हिस्सा होता है। और हम लोगों को कुछ नहीं पता है, और उस आर्मी के नाम पर हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उस आर्मी को बिठाया जाता है। वो सीआरपीएफ के जवान, वो सीएसएफ के जवान वहां अडानी के पोर्ट की निगरानी करने के लिए सीएसएफ को बिठा रखा है। ये हमको नहीं मालूम है। वो जो टॉक्सिन है, वो जो वैक्सीन से बात चली थी, उस वैक्सीन के अंदर वो नैनो पार्टिकल्स हैं कि आप जैसे लोग कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, और खड़े होंगे तो ऐसे टक से होगा। नॉर्थ कोरिया का 2020 का 21 का एक्सपेरिमेंट देखो आप, 250 लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो एक खंबे के आसपास इकट्ठे हुए, पोल था, 5G का टावर था वहां पर उन्होंने एक बटन दबाया, जितने वैक्सीनेटेड लोग थे 150 लोग ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से मरे थे। 150 लोग, 143 लोग 250 में से। ये एक्सपेरिमेंट था कि इन लोगों को एक बटन से मारा जा सकता है क्या, जब चारों तरफ लाईफाई, एलईडी, 5G के नेटवर्क, 6G के नेटवर्क बिछ चुके होंगे, चारों तरफ इंटरनेट ही इंटरनेट होगा, उस वक्त हर जगह से ऐसे क्लिक से कर दिया जाएगा। क्या करोगे? आपको 5 दिन तक पानी ना दिया जाए, नलका आपके पास है नहीं, तालाब आपके पास है नहीं, कुआं आपके पास है नहीं, 1 हफ्ता तक पानी ना आए, कुछ लोग तो लेटरिन के खड्डे से भी पीने लग जाए, जब ये हालत आ जाए, उस वक्त अगर आपकी टूटी में हफ्ता 10 दिन के बाद पानी आए और सारे भाग भाग कर छक्के पानी पी जाए, और पता लगे 3 दिन के बाद सारे डेड, क्योंकि वो केमिकल डालकर दे रहे हैं, और जब जांच हो तो पता लगे गलती से कुछ और डाल दिया, फ्लोराइड डालना था, क्लोरीन डालनी थी, और दूसरा वो मुझसे मारने की दवाई पड़ी थी वह डाल दी थी, सारा काम नहीं लुट जाएगा गलती से। ह्यूमन एरर, एक आदमी सस्पेंड हो जाएगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? पर हम लोगों को तो वैसे भी ब्लड मनी लेने की आदत है। ब्लड मनी लेने की, ब्लड मनी समझते हो ना, कि गांव का एक बच्चा एक्सीडेंट में मर गया। मेरे को इतना गुस्सा आता है जब ये संगठन खड़े होकर ये कहते हैं कि भैया 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी समझौता हो गया। अरे वो आदमी जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से मरा? उसको फांसी क्यों नहीं हो रही है? एक भी आदमी यदि किसी की नेग्लिजेंस के लिए वजह से मर रहा है तो भैया जिम्मेदारी तो ढूंढो। जिम्मेदार आदमी गायब हो जाता है, सिस्टम गायब हो जाता है। किसने मारा ये तो कागज में तो दर्ज कराओ किसने मारा, लेकिन वहां दर्ज नहीं होता। इसलिए मोर्चे को ये समझ देना जरूरी है कि हम ब्लड मनी लेने वाले लोग नहीं हैं। मेरे को याद है, मुझे जब वहां नरवाना के अंदर मोहित मरा था वैक्सीन से, सड़क के ऊपर खड़े हो गए हम लोग और बैठ गए थे, जाम लग गया था, डीसी कलेक्टर सबकी हवा निकल गई थी। अंदर मीटिंग के अंदर गए, मीटिंग में मैं भी था, मीटिंग में सारी बात हो रही है समझौते की। मेरे को, हाँ जी आपको कुछ कहना है बलारा जी? मगर मेरे को एक ही बात कहना है, मुझे जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए इसमें से। गृह मंत्री को जिम्मेदार लिया जाए, या नर्स को लिया जाए, या डॉक्टर को, या वैक्सीन बनाने वाले को। मोहित मरा है, उसका जिम्मेदार व्यक्ति जो भी है ढूंढ करके उसको फांसी होनी चाहिए। मेरी एक ही डिमांड है, क्योंकि आदमी मारने का किसी को परमिशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस सिस्टम की कमी बता रहा हूं। उससे अगली लाइन, वहां पे हमारे यहाँ कुछ साथी हैं जो वहां थे। एक तो वर्मा जी थे, वर्मा जी हैं क्या? वर्मा जी बोल रहे, वो वहीं पे थे। अगली मीटिंग हुई एक और, अगली मीटिंग में वो बढ़िया था जिसका बच्चा मरा, और उसने बजरंग दास गर्ग को बुलाया। वो बीजेपी का था, व्यापार मंडल का कुछ, उसको बुलाया। अंदर गए, अंदर जाने के बाद एसीपी और एसडीएम और साथ में बजरंग दास, 3 आदमियों ने ये कहा
मीटिंग हो सकती है एक शर्त पर, अगर देवेंद्र बलाराम मीटिंग में ना आए तो। और मुझे गेट से बाहर रोक दिया गया कि तुम मीटिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी एक ही डिमांड थी, मुझे जिम्मेदार आदमी चाहिए। पैसे जितने लेने हैं लो, तुमने नौकरी चाहिए लो, पर मेरी डिमांड ये है, समाज की डिमांड ये है कि जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए कि इस वैक्सीन से जो मरा है उसका जिम्मेदार कौन है। और मुझे मीटिंग में नहीं जाने दिया गया और अंदर समझौता होकर बाहर आया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और समझौता हो गया। हम लोग फिर रह गए। फिर मैं अपने क्रांतिकारी साथियों को बोल रहा था, रास्ते में जा रहे थे ये अमरिंदर, हम लोग बैठे गाड़ी में, अम्बाला तक इकट्ठे गए, बुरा सा मुंह बना के कि लड़ाई लड़ने गए थे समाज की, कोई साथ ही नहीं दे रहा है, सब बिक जाते हैं पैसों के अंदर। खुद की औलाद को मार करके पैसे ले लिया आदमी ने यार। पैसों में हाँ कैसे कर सकता है यार कोई बाप अपने बच्चे की लाश का सौदा कैसे कर सकता है? मतलब मैं तो ये सोच रहा था यार, पैसों में कैसे मान गया। और फिर उस वक्त हम सोच रहे थे, मैं कहा यार हम में से किसी का बच्चा मरेगा ना तब लड़ेंगे साला सिस्टम से। मतलब हम तब ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम को अगर खत्म करना है तो हमको बेशक अपने बच्चे, मतलब तो मरेंगे ही, कभी ना कभी तो हम लोगों के लटके जाने ही है। कि तब जिसको समझ आई हुई है उसके बच्चे के ऊपर किसी ने ऐसा कर दिया, तब हम लोग देखेंगे, तब वो गुस्सा अंदर से बढ़ता है, तब निकलते हैं कि ना यार ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो अपने बच्चों के लाश का सौदा पैसों में ना कर सके, जो अपनी भैंस का सौदा पैसों में ना कर सके, जो अपनी गाय का सौदा पैसों में ना कर सके, जो अपने गांव की बर्बादी का सौदा पैसों में ना कर सके, नौकरी में ना कर सके। हमको वो लोग चाहिए जो पैसों में ना बिकते हो, जिनको कोई पैसे देकर ना बुला सकता हो, जो इसलिए नहीं आते हैं। हमारे यहाँ मैंने बहुत से क्रांतिकारी ऐसे देखे हैं, मैं नमन करता हूँ ऐसे लोगों को, जेब में पैसा नहीं होता है और वो लोग उधार लेकर मोर्चे की मीटिंग में आते हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़कर तो आते ही है। और जब मैं उनको देखता हूं तो मेरा भीतर से कलेजा फटता है कि यार ये आदमी के भीतर कितनी आग है। मैं उसकी मदद कर सकता हूं, उसको किराया देकर वापस भेज सकता हूं, पर मैं नहीं देता हूं, क्योंकि ये कष्टी इसके भीतर जो इस कर्म की वजह से मेरे भीतर जो उसके प्रति प्रेम है ना, पैसे देने के बाद वो मेरा अहंकार ज्यादा हो जाएगा। वो जो इसके लिए सम्मान है वो सम्मान ज्यादा, वो सम्मान रहा रहे, मैं उसको पूजनीय मानता रहूं, इसीलिए मैं उसकी मदद नहीं करता हूं कि यह आदमी पक्का है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस आदमी के दिन ना फिरे। तो मैं उसके केवल परमात्मा से दुआ करता हूं, जब वो अगली मीटिंग में आता है तो वो कहता है मौज हो रही है जी, सब बढ़िया हो रहा है। क्योंकि मैं नहीं करता, मैंने मदद कर दी तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे मैं कर रहा हूं। तो मैं तो केवल परमात्मा से कहता हूं कि देख मुझे मदद करने वाले इतने सारे लोग आए हैं, तो क्या तो इस आदमी की मदद करने के लिए किसी को नहीं भेज सकता है? और भेज देता है, होता है अपने तो सीधी बातचीत है, कोई दिक्कत ही नहीं। खास आदमी आता हूं उसके ये कह रहे हैं कि 84 गांव विस्थापित होंगे तो हम क्या करें? सुनने वाला कोई नहीं है, ना शासन ना प्रशासन, उद्योगपतियों के दलाल बने हुए हैं और हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हमारा सारा काम प्रकृति का है। भाई देखो, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो 84 गांवों के विस्थापित होने पर तो दुखी होंगे। और गांव विस्थापित क्यों हो रहे हैं पता है? अभी अभी वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव में सोना मिला है, सोना मिल गया। सोने की खदान मिलते ही गांव को उजाड़ना चालू कर दिया उन्होंने, गांव सील कर दिया, सेना आ गई, बंदूक लेकर आ गए। अब गांव वालों को गांव खाली करना पड़ रहा है। अगर जनता सरकार मोर्चा के 1 लाख लोग इस देश के अंदर समझे हुए होते, मैं आपको गारंटी से कहता हूं एक आदमी को गांव से निकाल नहीं पाते वो, और वो सोना देश के लोगों का होता, उद्योगपतियों को नहीं मिलना था। इसकी गारंटी हम लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि ये वाला कानून मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो जमीन में मिलेगा वो देश के लोगों का है। और प्रकृति का कानून मानते हो तो भी देश के लोगों का है, तो भी उस धरती के लोगों का है। उद्योगपति कैसे लूट के ले जा सकता है यार सारे सोने को? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो धरती उद्योगपति के बाप की कैसे हो गई? किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितना पावरफुल कैसे हो गया? वो मालिक कैसे हो गया धरती का कि वो तय करेगा सोना किसका है? वो कैसे तय करेगा?
हम लोगों को बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते हैं और वो सोने की खदान ट्रक भर भर के सोना लेकर के जा रहे हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहा। वो सूर्य की शुद्ध ऊर्जा जो हर घर के अंदर होनी चाहिए थी, वो एक आदमी के पास क्यों? यदि वो इस देश की है तो देश के लोगों के पास होनी चाहिए। पर हम लोगों को अभी समय लगेगा शायद इतना कुछ समझने में कि इसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी जाए। और जिन लोगों के पास पक्के मकान हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रहे? हाई फ्रीक्वेंसी में रहने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आपका मकान कच्चा होना चाहिए, उसके और भी तरीके होते हैं। जो ये लेंटर वाली छतें हैं ये बहुत नेगेटिव ऊर्जा के द्योतक हैं। लेंटर वाली छत, खास तौर पे फ्लैट मकान जो एक के ऊपर एक है, वो तो कचरा है, वो तो डब्बा है, वो कचरे का डब्बा है। मतलब डस्टबिन से ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ कचरा लोग रहते हैं, हम जैसे जो शहरों में रहते हैं। ठीक है, घर तो केवल वो है जो बिना प्रकृति का ह्रास किए बनाए गए हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी हाई कैसे रखनी है। हाई फ्रीक्वेंसी रखने के कई सारे तरीके हैं। उसमें जो भी आप जिस भी संप्रदाय को मानते हो, आप जिस भी पंथ को मानते हो, उसी पंथ ने नियम दिए हैं कुछ। और वो नियम असल में हमारे पुरखों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी दिए हैं, वो सारे के सारे जो नियम है वो ऊर्जा को हाई रखने के नियम हैं। जैसे आप सच बोलोगे फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी, झूठ बोलोगे लो जाएगी, किसी और के लिए काम करोगे हाई जाएगी, स्वार्थी बनोगे लो जाएगी, किसी जीव का नुकसान पहुंचाओगे लो जाएगी, किसी जीव के लिए खाने का पीने का उसके आश्रय का अरेंजमेंट करोगे वो हाई जाएगी। ठीक है ना? तो प्रकृति का यानी पेड़ लगाओगे हाई जाएगी, पेड़ काटोगे लो जाएगी, जितने भी चोरी करोगे लो जाएगी, किसी को खाने को दोगे भोजन कराओगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आ जाए तो जो परंपरा को मानने वाला आदमी है सबसे पहले पानी लेके आओ भाई, चाय लेके आओ भाई, खाने का टाइम है भाई, खाना खाओ भाई, हम लोग खिलाते हैं। उनको पता है खिलाने से फ्रीक्वेंसी हाई होती है कि इस धरती पर मौजूद जो हमें मिला है उसमें इस आदमी का भी हिस्सा इतना ही है, उसको उसका हिस्सा देने का ये परंपरा है हमारी, ये हाई है। अकेले बैठकर खाओगे लो जाएगी, लंगर चखोगे इकट्ठा होकर के खाओगे तो हाई जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा अपने गांव में जब भी कोई भंडारा होता है तो भागे भागे आते हैं लोग, सारे भागे हुए आते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार तुम भंडारा रख लो बहुत से लोग आएंगे, वो भंडारे के लिए आते हैं, वो मीटिंग के लिए नहीं आते हैं। लेकिन वो भंडारे में सारे आ जाते हैं। भंडारे में वो इसलिए नहीं आते हैं, एक आदमी 400 ग्राम से ऊपर पूरे दिन में नहीं खाता है, एक टाइम में 200 ग्राम खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 200 ग्राम अनाज की कीमत क्या है? 200 ग्राम अनाज की कीमत मुश्किल से 5 या 6 रुपया है यार। 10 रुपये के भोजन के लिए वो कई बार आदमी 100 किलोमीटर भी आ जाता है भंडारा करने। 10 रुपये का भोजन ही तो करता है वो। जितने चावल होते हैं उसकी कीमत तो 10 या 20 रुपये ही है। वो 10-20 रुपये बचाने के लिए नहीं आता है, उसके अंदर डीएनए के अंदर ये दिया हुआ मैसेज उसके पुरखों ने कि जो इकट्ठा बैठकर खाएंगे फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसीलिए वो लंगर चखने के लिए दूर दूर से आता है बंदा। इसका ये पर्पज है। यहाँ भी जो आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पता लगने के बाद कि जेएसएम की ट्रेनिंग है, घर में मन ही नहीं लगता है। वो पता है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई करने का ये भी एक पर्पज है कि वो अपना घर छोड़ के यहाँ आ जाओ, है कि नहीं? सबसे परमानेंट इलाज है जेएसएम ज्वाइन कर लो, हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे। तो इसके आगे के सवाल मैं लूंगा। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, थक तो नहीं गए हो? फ्रीक्वेंसी हाई चल रही है? चेक करके देखूं। भारत की ओंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हम तब जीतेंगे। जय